वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 2 जुलाई 2021 और 2 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा तथा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे तरफ से आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। हमारे इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह में करंट अफेयर्स डाला जाता है तथा उसके बाद हर एक 2-3 दिन के बाद एक करंट अफेयर्स के अलावे जीके जीएस का कोई या फिर स्टैटिक जीके का कोई पॉइंट लेकर उस पर एनालिसिस किया जाता है तथा प्रतिदिन सुबह में 15 क्वेश्चन लेकर उस पर एनालिसिस किया जाता है तथा अंत में आपके लिए क्वेश्चन होता है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के पीडीएफ फाइल यदि आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पर सारे के सारे पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है, तो आप वहां पर जाएं और चैनल को ज्वाइन कर लें तथा सारे के सारे पीडीएफ एक साथ मिलेंगे, सभी को डाउनलोड कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन डेट से रिलेटेड है। हाल ही में नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे यानी कि सीए डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में कल ही के दिन 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे मनाया गया है। नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे अथवा सीए डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन 1949 में भारतीय संसद द्वारा की गई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया यानी आईसीएआई की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हर साल आईसीएआई की स्थापना के दिन चार्टर्ड अकाउंट को सम्मानित करने के लिए सीए डे मनाया जाता है। अब जान लेते हैं आईसीएआई के बारे में। आईसीएआई यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया यानी भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में भारत का राष्ट्रीय पेशेवर लेखा निकाय है। यह 1 जुलाई 1949 को भारत में पेशे को विनियमित करने के लिए संसद यानी भारत की अंतिम संसद के रूप में कार्य द्वारा अधिनियमित चार्टर्ड अकाउंट्स अधिनियम 1949 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। आईसीएआई सदस्यता और छात्रों की संख्या के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पेशेवर लेखा और वित्त निकाय है। यह अनुशंसा करता है कि भारत में कंपनियों द्वारा लेखांकन मानकों का पालन किया जाए। राष्ट्रीय वित्तीय कॉर्पोरेटिंग प्राधिकरण पब्लिक अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड जो आईसीएआई का स्थान लेता है। आईसीएआई भारत में वित्तीय विवरणों के ऑडिट में अपनाए जाने वाले ऑडिटिंग के मानकों को स्थापित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार और जवाबदेही होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में कल ही के दिन यानी 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया है यानी नेशनल पोस्टल वर्कर डे प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन न केवल डाकियों को बल्कि सभी डिलीवरी कर्मियों को भी धन्यवाद कहने का एक अनूठा अवसर है क्योंकि ऑनलाइन खरीदारी हमसे भी कई लोगों के जीवन रेखा बन गई है। हम सभी के लिए ऑनलाइन खरीदारी एक पूर्ण रूप से जीवन रेखा आधारित बन गई है, इसलिए हमें डाकियों के अलावा सभी डिलीवरी कर्मियों को भी धन्यवाद देना चाहिए। इस दिन की शुरुआत 1997 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल के एक लोकप्रिय डाक सेवा प्रदाता द्वारा डाक कर्मियों को उनके समर्पण के लिए अभिनंदन और सम्मानित करने के लिए की गई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक डे यानी नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाई गई है? तो हाल ही में कल ही के दिन यानी 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाई गई है। भारतीय चिकित्सा संघ यानी आईएमए द्वारा भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे का आयोजन किया जाता है। यह दिन महान चिकित्सकों को सम्मानित करने और हमारे जीवन में डॉक्टरों को महत्व को समझने और उन्हें महत्व देने में मदद करने के लिए उनके महान प्रतिनिधियों में से एक को याद करके उन्हें सम्मान प्रदान करने के लिए मनाया जाता है।
इस दिन का इतिहास डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म तथा मृत्यु दिवस के पर मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय की जन्म की याद में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिनकी एक ही दिन उनकी जयंती और पुण्यतिथि थी। यानी डॉक्टर राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और उनका निधन भी 1 जुलाई को ही यानी 1 जुलाई 1962 को हुआ था। 1991 से राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, जिन्हें डॉक्टर डे भी कहा जाता है, हर साल पूरे देश में मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में अलग अलग तारीखों को मनाया जाता है। IMA द्वारा मनाया जाने वाला यह दिन उन सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित है जो अपने जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। खास करके लिए उन कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है जो कोरोना में भी उन सभी डॉक्टर्स अपने सभी रोगियों को देखने में लगे हुए हैं और अपने इस काल में भी अपना जान जोखिम में डालकर इस महान कार्य में लगे हुए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? यानी नीति आयोग के CEO जो अमिताभ कांत है, उन्हें हाल ही में फिर से उनका अपॉइंट में यानी नियुक्ति बढ़ा दिया गया है। तो इनका नियुक्ति 30 जून 2022 तक यानी अगले 1 साल तक इनका नियुक्ति बढ़ा दिया गया है। यह इमेज में अमिताभ कांत। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO अमिताभ कांत के कार्यकाल को 30 जून 2022 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। यह तीसरी बार है जब अमिताभ कांत का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। श्री अमिताभ कांत को पहली बार 2 साल के लिए निश्चित कार्यकाल के लिए 17 फरवरी 2016 को संघीय नीति थिंक टैंक के CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। 1980 बैच के IAS अधिकारी को फरवरी 2018 में उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद पहली बार 30 जून 2019 तक विस्तार दिया गया था। फिर उन्हें 30 जून 2021 तक 2 साल के लिए विस्तार कर दिया गया था। बाद में उन्हें यानी कल या परसों के दिन यानी 30 जून को दिन फिर से 1 वर्ष के लिए यानी 30 जून 2022 तक के लिए इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब बात हुई नीति आयोग के बारे में, तो जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है तथा इसका जुरिडिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है तथा इसका चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग भारत सरकार का एक सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है जिसे राज्य सरकारों ने भागीदारी को बढ़ावा देकर सहकारी संघवाद के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। भारत आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में बॉटम अप दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा है। इसकी पहलों में 15 वर्षीय रोड मैप, 7 वर्षीय विजन, रणनीति और कार्य योजना, अमृत, डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, चिकित्सा सुधार, शिक्षा सुधार, कृषि सुधार जैसे कई भी उद्देश्य शामिल हैं। नीति आयोग को 2015 में NDA सरकार द्वारा लाई गई थी, जो योजना आयोग को बदलकर इसका नाम नीति आयोग रखा गया था। नीति आयोग का पदेनाध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है, यानी इसका फिलहाल में वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले जान लेते हैं और एक बात। नीति आयोग परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक उपाध्यक्ष शामिल है। इसके अलावा प्रमुख विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों के अस्थायी सदस्यों का चयन किया जाता है। इन सदस्यों में से एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 4 पदेन सदस्य और 2 अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बुक और अदर से रिलेटेड तथा एक आज का क्वेश्चन न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। हाल ही में कौन सा समाचार पत्र अपनी 200वीं वर्षगांठ मना रहा है? यानी कौन सा समाचार का हाल ही में 200 वर्ष पूरा हो गया है? तो हाल ही में मुंबई समाचार का यानी इसका ऑप्शन ए है। मुंबई समाचार पत्र का 200 वर्ष पूरा हो गया है, जिसके उपलक्ष्य में वह 200वीं वर्षगांठ मना रहा है।
यह लेटेस्ट न्यूज जिसमें मुंबई समाचार इंडिया ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर है 200 इयर्स गोइंग स्ट्रॉन्ग। यह 200 पुराना यानी सबसे पुराना न्यूज़पेपर बन गया है। बात ये बॉम्बे समाचार के तो बात हुई है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। बॉम्बे समाचार को की खोज फरडुंजी मर्जबान किए थे। इसका एडिटर नीलेश एम डावे है तथा इसे फर्स्ट पब्लिश किया गया था 1822 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे इंडिया में है। बॉम्बे समाचार एशिया का सबसे पुराना लगातार प्रकाशित समाचार पत्र पहली बार जुलाई में यानी 1 जुलाई को 1822 को प्रकाशित हुआ था और इसमें 3 छोटे क्वार्टर शीट शामिल थे, 10 इंच गुना 8 इंच और एक आधा शीट पूरक, जिसमें सभी 14 पृष्ठ मुद्रित सामग्री के होते थे यानी 14 पेज का होता था। इस प्रथम अंक की विषय वस्तु के संक्षिप्त विवरण को यह अंदाजा हो जाएगा कि उन दिनों एक भारतीय पत्रिका क्या थी। पहली शीट में विज्ञापन होते थे, इसमें 2 खोई हुई चीजों के बारे में होते थे और एक कुछ संपत्ति की बिक्री के बारे में होते थे जो सभी पारसियों से संबंधित होते थे। इसके बाद स्वयं पर एक लेख लिखा जाता था। फिर सरकार और न्यायालय की नियुक्तियां और परिवर्तनों और अदालत से ली गई अटॉर्नी की शक्तियां के बारे में संक्षिप्त पैराग्राफ के 4 कॉलम हैं। मुंबई से जहाजों और यूरोपीय लोगों के आगमन और प्रस्थान के बारे में, यूरोपीय मौतों की एक सूची, साथ ही बंदरगाह में लोड होने वाले जहाजों का भी इसमें लिखित होता था। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिल्म से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता का निधन हो गया है? तो हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता राज कौशल का हाल ही में निधन हो गया है। यह इमेज में राज कौशल शादी का लड्डू और प्यार में कभी कभी जैसे फिल्मों का निर्देशन करने वाले फिल्म निर्माता राज कौशल का निधन हो गया है। उन्होंने अभिनेता टीवी प्रेजेंटर मंदिरा बेदी की से शादी की थी। निर्देशन के अलावा कौशल ने 2005 में फिल्म निर्माता ओनिर के संजय सूरी और जूही चावला अभिनीत प्रशंसित नाटक माय ब्रदर निखिल का भी निर्माण किया था। उनका आखिरी निर्देशन 2006 की अरशद वारसी और संजय दत्त अभिनीत थ्रिलर एंथनी कौन था वह था। मतलब इनका लास्ट निर्देशन एंथनी कौन था। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्टेट से रिलेटेड है। कौन सा स्टेट में न्यूज सबसे अच्छा रहा उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्य सचिव ने 24/7 यानी 24 घंटा 7 दिन मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर ने सेवा शुरू किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने अपने मुख्यालय में एसडीआरएफ की पहली बटालियन की 24/7 मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया है। मिशन यूथ जम्मू कश्मीर और पर्यटन विभाग के सहयोग से एसडीआरएफ फर्स्ट बटालियन कश्मीर द्वारा शुरू की गई। यह पहल कॉल करने वालों को नैदानिक, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सकों और परामर्शदाताओं से और मनोचिकित्साओं की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मार्गदर्शन करेगी। अब बात हुई सुकून के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सुकून एक टोल फ्री नंबर जो कि नंबर है, आप इसे डिनोट कर लीजिएगा, हो सकता है आपके काम की आ जाए। उन व्यक्तियों या को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन पहल है जो चिंता, अवसाद, तनाव, पैनिक अटैक, पीटीएसडी, समायोजन विकार, आत्महत्या के विचार, मादक द्रव्यों का सेवन, मानसिक स्वास्थ्य आपातकाल और महामारी प्रेरित मनोवैज्ञानिक तनाव का अनुभव कर रहे हैं। सबसे पहले 200 एसडीआरएफ और 40 एनडीआरएफ कर्मियों को कोविड देखभाल कर्तव्यों के लिए प्रशिक्षित किया गया और फिर जम्मू कश्मीर के 7 अस्पतालों में तैनात किया गया। जबकि सुकून हेल्पलाइन का शुभारंभ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने वाले व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए दूसरा कदम है। अब बात हुई जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। यह है मैप में जम्मू कश्मीर जो कि रेड कलर से डिनोटेड है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू है जो कि नवंबर से अप्रैल तक होता है, तथा इसकी राजधानी एक और है श्रीनगर जो कि मई से अक्टूबर महीनों तक होती है। यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल है तथा 89 लोकसभा सीटें हैं, 36 राज्यसभा सीटें हैं। यहाँ पर मुख्य नेशनल पार्क है सलीम अली नेशनल पार्क, जिसे सिट्टिन फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहा जाता है, दच्चीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क तथा हेमिस नेशनल पार्क यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क
2019 में यह यूटी बन जाने के कारण और लद्दाख और जम्मू कश्मीर बढ़ जाने के कारण यह लद्दाख में चला गया है, यानी हेमिस नेशनल पार्क अब लद्दाख में हो गया है। यह एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। यह पहले राज्य हुआ करता था, अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उड़िया कवि ने कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिया है? तो हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा ने उड़िया, जो कि उड़िया कवि है, कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिए हैं। यह है इमेज में डॉक्टर पांडा। दिवंगत कवि पुरस्कार कुवेम्पू की स्मृति में स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार वह 2020 के लिए प्रसिद्ध ओडिया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को प्रदान किया गया है। प्रतिष्ठित पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक रजत पदक और एक प्रमाण पत्र शामिल होता है। अब बात हुई डॉक्टर पांडा के बारे में, तो उनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 24 जून 1944 को हुआ था। ये उड़िया भाषा के लेखक है। उनको 16 कविता संग्रह और एक उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। वह एक प्रमुख भारतीय कवि हैं जिन्होंने आधुनिक ओडिया कविता के मार्ग को महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्हें 2010 में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार और 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा DLIT से सम्मानित किया गया था। अब इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं कि होता क्या कुवेम्पू पुरस्कार। तो 1992 में स्थापित राष्ट्रीय कुवेम्पू ट्रस्ट ने भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में योगदान देने वाले साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए 2013 में कुवेम्पू के नाम से इस राष्ट्रीय वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार की स्थापना की गई थी। बात हुई उड़ीसा के बारे में, यानी उड़िया कवि यानी उड़ीसा के बारे में। तो जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में। यह भारतीय मैप में उड़ीसा जो रेड कलर से डिनोटेड है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ का गवर्नर गणेशी लाल है। यहाँ का सीएम नवीन पटनायक जी है। 21 लोकसभा सीटें हैं, 10 राज्यसभा सीटें हैं तथा यहाँ पर 147 कुल विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का 2 नेशनल पार्क, मुख्य नेशनल पार्क है जो कि बहुत ही फेमस है, भितरकनिका नेशनल पार्क तथा सिमलीपाल नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क में मगरमच्छ पाया जाता है। यहाँ पर तीनों तरह, यानी उड़ीसा में तीनों तरह का मगरमच्छ पाया जाता है। भारत का उड़ीसा ही एक ऐसा राज्य है जहां पर तीनों तरह का क्रोकोडाइल पाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नेशनल यानी हमारा राष्ट्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कितना मिला है? तो हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 20वां रहा है। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2021 में सिर्फ 100 देशों में भारत 20वें स्थान पर है। देश 2019 में 17वें स्थान पर था, जिसके बाद यह 6 स्थान नीचे गिरकर 2020 में 23वें स्थान पर रहा। रिपोर्ट के अनुसार भारत को अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचे और इंटरनेट की गति को बेहतर बनाने की जरूरत है। वर्तमान में भारत के 43 शहर विश्व स्तर पर शीर्ष 1000 में सूचीबद्ध है। शीर्ष 20 में बेंगलुरु 10वें, नई दिल्ली 14वें और मुंबई 16वें पर है। देशवार रैंकिंग में पिछले साल की तरह इस बार भी अमेरिका, यूके, इजराइल, कनाडा और जर्मनी सिर्फ 5 स्थानों पर है और अपनी बढ़त जारी रखे हुए हैं। अब जान लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट में प्रत्येक स्थान के लिए एक स्कोर है जिसकी गणना 3 मापदंडों के योग के रूप में की जाती है। मात्रा, गुणवत्ता और व्यवसायिक वातावरण। मात्रा मापदंड में स्टार्टअप की संख्या, मीटअप से संबंधित स्टार्टअप की संख्या, सहकार्य स्थलों की संख्या, त्वरक की संख्या जैसे तत्व शामिल है। आप इसे पूर्ण रूप से पढ़ लीजिएगा, आपको इस रिपोर्ट के बारे में पता चला जाएगा। अब बात हुई स्टार्टअप ब्लिंक के बारे में, तो जान लेते हैं स्टार्टअप ब्लिंक क्या है। स्टार्टअप ब्लिंक दुनिया का सबसे व्यापक स्टार्टअप इकोसिस्टम मैप और रिसर्च सेंटर है जो वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप इकोसिस्टम की गति को उजागर करने और उनके विकास में तेजी लाने के लिए काम कर रहा है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो जल्दी शपथ लेंगे विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में शपथ लेंगे। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा के बाद भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख होंगे। एयर मार्शल चौधरी वर्तमान में IAF के पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यरत है, जो संवेदनशील लद्दाख सेक्टर के साथ साथ उत्तर भारत के विभिन्न अन्य हिस्सों में देश के
हवाई क्षेत्र की सुरक्षा की देखभाल करता है। एयर मार्शल अरोड़ा से निवृत्त हुए और एयर मार्शल चौधरी के कार्यभार संभालने की संभावना है। अब जान लेते हैं एयर मार्शल विवेकानंद चौधरी के बारे में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र एयर मार्शल चौधरी को 29 दिसंबर 1982 को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू धारा में शामिल किया गया था। लगभग 38 वर्षों के प्रतिष्ठित करियर में अधिकारी ने आईएएफ की सूची में विभिन्न प्रकार के लड़ाकू और प्रशिक्षक विमान उड़ाए हैं। उन्हें मिग-21, मिग-23, एमएफ, मिग-29 और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों पर परिचालन कर उड़ान सहित 3800 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। एयरफोर्स के बारे में बात हुई है तो जान लेते हैं एयरफोर्स के बारे में। एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका मोटो है नभम स्पर्मम दीप्तम, टच द स्काई विथ ग्लोरी। बात हुई है वायुसेना के बारे में तो जान लेते हैं प्रत्येक वर्ष यह वायुसेना दिवस के रूप में 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र बलों की वायुसेना है। इसके कर्मियों और विमान संपत्तियों का पूरक दुनिया की वायुसेना में 4थे स्थान पर है। इसका प्राथमिक मिशन भारतीय हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करना और सशस्त्र संघर्ष के दौरान हवाई युद्ध करना है। यह आधिकारिक तौर पर 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश समाज की एक सहायक वायुसेना के रूप में स्थापित किया गया था, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की विमान सेवा को उपसर्ग रॉयल के साथ सम्मानित किया गया था। 1947 में यूनाइटेड किंगडम से भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद रॉयल इंडियन एयरफोर्स नाम रखा गया और डोमिनियन ऑफ इंडिया के नाम पर रखा गया था। 1950 में सरकार के एक गणराज्य में संक्रमण के साथ उपसर्ग रॉयल को हटा दिया गया था और भारतीय वायुसेना के रूप में शामिल किया गया था। भारत के राष्ट्रपति के पास आईएएफ के सर्वोच्च कमांडर का पद होता है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जम्मू कश्मीर में किसने हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ लॉन्च किया है? तो यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ लॉन्च किया है। यह है मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यूटी में महिला उद्यमिता को उत्प्रेरित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ लॉन्च किया है। सरकार की प्राथमिकता महिला और पुरुष उद्यमियों के बीच की खाई को व्यवस्थित तरीके से कम करना और उन महिलाओं को प्रोत्साहित करना है जो वर्तमान में विभिन्न व्यवसायों में लगे हुई है, ताकि वे भी हौसला कार्यक्रम को हिस्सा बन सके। बात हुई जम्मू कश्मीर के बारे में तो हमने अभी पिछले 2-4 क्वेश्चन पहले हमने जम्मू कश्मीर के बारे में पूरा पढ़ा था। आप यहाँ भी पूरा ध्यान से देख लीजिएगा और जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी आईटीयू द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक यानी जीसीआई 2020 में भारत दुनिया भर में कितवें स्थान पर रहा है? तो इस सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर रहा है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी आईटीयू द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को दुनिया के 10वें सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में स्थान दिया गया है। जीसीआई 2020 वार्षिक सूचकांक का चौथा संस्करण है। 194 देशों को इसमें स्थान दिया गया है। जीसीआई वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा के लिए देशों की प्रतिबद्धता को मापता है। 5 मानकों पर प्रदर्शित करने के आधार पर देशों की रैंकिंग की गई, जिसमें कानूनी उपाय, तकनीकी उपाय, संगठनात्मक उपाय, क्षमता विकास और सहयोग शामिल है। बात तो ये सूचकांक के बारे में पहले जान लेते हैं। भारत दुनिया के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठों में 97.5 अंकों के साथ 10वें स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीसीआई 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब दूसरे स्थान पर आए हैं। एस्टोनिया सूचकांक में तीसरे स्थान पर आया है। अब अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी आईटीयू के बारे में, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में बात हुई तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 17 मई 1865 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसका हेड है हॉलिन जाओ। तो इसका फॉर्मेशन 17 मई 1865 को हुआ था, मतलब आज से 156 वर्ष पूर्व। आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब चलिए चलते हैं, जान लेते हैं जीसीआई के बारे में। जीसीआई यानी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक
राज्यों की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को रैंक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU की एक परियोजना है। साइबर सुरक्षा में आवेदन का एक विस्तृत क्षेत्र है जो कई उद्योगों और क्षेत्रों में कटौती करता है। इसलिए प्रत्येक देश के विकास के स्तर का विश्लेषण 5 श्रेणियों में किया जाएगा। वह है कानूनी उपाय, तकनीकी उपाय, संगठनात्मक उपाय, क्षमता निर्माण और उसका सहयोग। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टोरंटो अंतरराष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह जीत हासिल की है? तो टोरंटो अंतरराष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह में डिकोडिंग शंकर ने जीत हासिल की है। प्रसिद्ध संगीतकार शंकर महादेवन के जीवन और कैरियर के बारे में फ्रीलांस फिल्म निर्माता दीप्ति पिल्ले-सिवन की सबसे चर्चित डॉक्यूमेंट्री डिकोडिंग शंकर ने हाल ही में टोरंटो अंतरराष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्त चित्र यानी सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार फिल्म जीता है। फिल्म पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है। कुछ साल पहले रिलीज हुई 52 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक विपुल संगीतकार के जीवन का एक स्केच है, जिसमें इस बात का ध्यान केंद्रित किया गया है कि वह एक गायक, संगीतकार और शिक्षक के रूप में अपने करियर को कैसे संतुलित करते हैं। फिल्म उसके पारिवारिक जीवन के बारे में दिलचस्प बातें बताती है और खाना पकाने के उनके जुनून के बारे में दिलचस्प क्षण साझा करती है, जिनकी वजह से इन्हें 1 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म डिकोडिंग शंकर ने को इस पुरस्कार में जीत लिया है। इस पुरस्कार को जीत लिया है। अब इंटरनेशनल से रिलेटेड आज का 14वां क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल के लिए एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया है? तो इसका आंसर है इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ऑटोमोबाइल के लिए एशिया का सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। यह विश्व के 5वें लंबे हाई स्पीड ट्रैक है। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में नाट्राक्स हाई स्पीड का उद्घाटन किया, जो एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है। नाट्राक्स 1000 एकड़ भूमि के क्षेत्र में विकसित दुपहिया वाहनों से लेकर भारी ट्रैक्टर ट्रेलरों तक की व्यापक श्रेणियों को वाहन के लिए सभी प्रकार के उच्च गति प्रदर्शन परीक्षणों के लिए वन स्टॉप समाधान है। विश्व स्तरीय 11.3 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रैक का शुभारंभ करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि भारत को ऑटोमोबाइल विनिर्माण और स्पेयर पार्ट्स का केंद्र बनाना तय है। एनिट्रेक्स और इसके बारे में पूर्ण तरह से दिया हुआ है बातों, आप इसे पूर्ण रूप से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ को निकालकर आप जरूर ही पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज के अंतिम क्वेश्चन जानने से पहले बात हुई है ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश इंदौर के बारे में, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश भारत का एक लैंडलॉक्ड स्टेट है जो पूर्ण तरह से सभी राज्यों से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी भोपाल है। यहाँ का गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। यहाँ का सीएम शिवराज सिंह चौहान जी है। 29 लोकसभा सीटें हैं, 11 विधानसभा सीटें हैं तथा यहाँ पर 11 राज्यसभा सीटें हैं तथा 230 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है, जैसे पन्ना नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला और आज का क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। यह क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकी ने अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है? तो हाल ही में भारतीय मूल के जो कि अमेरिकी में रहने वाले अभिमन्यु मिश्रा जी हैं, उन्होंने सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये है इमेज में अभिमन्यु मिश्रा। भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा ने दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 12 साल 4 महीने और 25 दिन की उम्र में उन्होंने सेर्गेई करजेन के लंबे समय से चला आ रहा रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 12 साल और 7 महीने के थे। जब उन्होंने यह खिताब हासिल किया, 3 साल पहले भारत के आर प्रज्ञानंद उनसे लगभग आगे निकल गए थे, लेकिन एक ही झटके में उन्होंने मात दे दी। बात हुई है अमेरिका के बारे में, तो जान लेते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी यानी यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहाँ का डॉलर यूएस डॉलर है, यहाँ का करेंसी यूएस डॉलर है। यह यहाँ का इंडिविजुअल मैप, यह है वर्ल्ड मैप में अमेरिका। आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलते हैं कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, हाल ही में झारखंड में राज्य क्रिकेट संघ को किस शहर में एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्थापित करना है? तो इसका आंसर है बोकारो। बोकारो में एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्थापित करना है।
अब चलते हैं आपके लिए आज का क्वेश्चन है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता के लिए नगद पुरस्कार के रूप में 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने ऐसा घोषणा किया है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें तथा प्रत्येक महीने से जितने बनने वाले डेज है उसका सीरियल वाइज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आपको महीने के पूरे डेज आपको ध्यान में रहे, आप उसे याद रखें। चलिए दोस्तों, यह हमारा नेक्स्ट इंडिया नाम का यूट्यूब चैनल, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां से सारे के सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। तथा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल के बगल में बेल आइकन का बटन दिया होगा, आप उसे प्रेस करें ताकि हमारे तरफ से आने वाले सभी अपडेट्स आपको जल्दी मिल जाए तथा सभी के सभी वीडियो आप देख पाएं। चलिए तो दोस्तों, फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।